संजय जी, लगातार बातें आ रही हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात आ रही है। उनका ब्रजेश पाठक जी का तो इसमें ध्यान ज्यादा से ज्यादा इस पे है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बन जाए योगी आदित्यनाथ को हटा के। तो मोहित जी, क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ संभव हो सकता है? आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि अमित शाह और योगी में बनती नहीं है। ब्रजेश पाठक आ सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं दिखा। शुरुआत से लेकर चला आ रहा, जिस पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण जाता है सरकार उसी की बनती है। तो फिर मोहित जी फिर अखिलेश यादव के पीडीए को बल कैसे मिल गया? उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। न सिर्फ इस बात को लेकर चर्चाओं में है कि विपक्ष इस बार ज्यादा हावी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की भी बातें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया के गलियारों में कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जहां एक तरफ लोगों का दावा है कि सूबे के मुखिया को ही बदल दिया जाएगा, यानी कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, वहीं लगातार इस बात के भी दावे किए जाते हैं कि सूबे में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को भी किनारे किया जा सकता है। इस मामले से जुड़ी क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्यों ये बातें सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए संजय पांडे जी मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान मोहित शर्मा जी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे संजय जी से। संजय जी, लगातार बातें आ रही हैं, लगातार एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि बात ये हो रही कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात आ रही, क्यों आखिर ये बात उठी? थोड़ा सा इसका संक्षेप में विश्लेषण कीजिएगा। जी नितेश जी, देखिए, जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था, कई सीटों पे मतदान हो रहा था, कई सारी चीजें थी, बीच में अरविंद केजरीवाल आए, एक जगह जनसभा करना था उनको। तो उन्होंने जब जनसभा करना था तो जनसभा के दौरान एक बड़ी बात थी कि जो बीजेपी जो एनडीए 400 सीटें लाने की बात कर रही है, अगर वो 400 सीटें पाती है उत्तर प्रदेश में, अगर जो सीटें उसकी उससे बढ़ती है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में अपने मुखिया को हटा देंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री को ही बदल देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को लेकर बोला था। लेकिन मात्र जब चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ा, तो ये मात्र ये देखा गया कि ये सिर्फ अफवाह मात्र है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लोग बातें करने लगे कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहे, कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें भी वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ये बातें होने लगी मीडिया के गलियारों में, सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री से किसी नए चेहरे को लाया जा सकता है। उसके बाद में कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं और अमित शाह के पीछे हैं, और उनसे लगातार बातें चल रही कि उनको ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि सेंटर में लिया जा सकता है, और यहाँ बीजेपी का जो उप मुख्यमंत्री पद है वो किसी दलित चेहरे को दिया जा सकता है। यही हाल ब्रजेश पाठक को लेकर भी रही। आपने देखा कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे कि हाथरस के मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हाथरस के मुद्दे पर टिप्पणियां कर रहे थे, सरकार को लेकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साध रहे थे, व्यवस्थाओं को लेकर वो कई सारे सवालिया निशान कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो बात कही कि ब्रजेश पाठक को लेकर सवाल है कि हॉस्पिटल को लेकर कि वहाँ पे व्यवस्थाएं, जो बेसिक सुविधाएं थी हाथरस भगदड़ में, जो लोग पीड़ित थे, जो उनको मिलनी चाहिए थे हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, वो भी उन लोगों को नहीं मिला। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ब्रजेश पाठक जी का तो इसमें ध्यान ज्यादा से ज्यादा इस पे है कि हम मुख्यमंत्री कैसे बन जाए योगी आदित्यनाथ को हटा के। उनका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना उनका ध्यान केंद्रित है, ना उनका। संजय जी, मोहित जी से जवाब ले लेते। मोहित जी, क्या लगता है कि ये जो बात उठी है सोशल मीडिया के गलियारों में, या जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जो अरविंद केजरीवाल ने ये बात रखी, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ संभव हो सकता है? देखिए, संभव तो हो सकता है क्योंकि 5 साल में हर बार मुख्यमंत्री बदलता है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी में ऐसा इस बार नहीं हुआ है। बीजेपी ने कंटिन्यू अपनी सरकार को बरकरार रखा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पिछली सरकारों में, तो हर 5 साल में मुख्यमंत्री बदलते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें नितेश जी, तो योगी आदित्यनाथ के बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने चर्चा की इसके बारे में, और अरविंद केजरीवाल ने इसके बारे में बताया कि जो है सीएम को हटाकर कोई शायद ब्राह्मण चेहरा लाना चाहते हैं। वो हो सकता है कि वो ब्रजेश पाठक हो, या फिर हो सकता है वो ए.के. शर्मा हो। तो इन दोनों में से चेहरों में से कोई किसी को लाना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि कहा जा रहा था कि अमित शाह और योगी में बनती नहीं है, तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को हटा के यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाया जा सकता। हो सकता है बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बड़ा सोच रही हो,
या फिर उन्हें दिल्ली बुलाना चाहती हो। संजय जी, ब्रजेश पाठक की बात आई है, ब्राह्मणों को लेकर एक ब्राह्मण चेहरे की बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बनने के लिए उनको लाया गया था, और ऐसा ही कुछ दिनेश शर्मा के साथ हुआ था, जो डिप्टी सीएम थे, उनको बदलकर ब्रजेश पाठक को यहाँ पर जगह दी गई। क्या मानते हैं आप, ब्रजेश पाठक को कितना सफल मानते हैं कि जो ब्राह्मण धुरी थी बीजेपी के पक्ष में वोट करने वाली, क्या लगता है ब्रजेश पाठक कहीं उसमें सफल हुए हैं या असफल हैं? देखिए, अगर मेरा इस पे अगर आप राय लेंगे तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कहूंगा कि ब्रजेश पाठक को चेहरा नहीं है ब्राह्मण, जिससे ब्राह्मण प्रभावित हो पाए और ब्रजेश पाठक की वजह से ब्राह्मण बीजेपी में आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने सोचा था कि दिनेश शर्मा को हटाकर अगर हम ब्रजेश पाठक को लाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को सूबे में फायदा होगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना फायदा ब्रजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री बनने से हुआ है। ना तो उन्होंने कुछ ऐसा ब्राह्मणों के लिए काम किया है, ना तो उन्होंने ब्राह्मणों की कोई ऐसी जनसभाएं की है, या कोई अलग से कोई ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी की हो या कोई बात की हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रदेश में जो चल रहा है स्थिति है। अलग बात है कि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि किसी ब्राह्मण चेहरा को आगे किया जाए मुख्यमंत्री है, लेकिन उसमें दो नाम आ रहे थे, एक तो ए.के. शर्मा का, एक तो ब्रजेश पाठक का। ए.के. शर्मा को लेकर आपको याद होगा कि एक जनसभा के दौरान गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी मंच से कहा था कि होने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ए.के. शर्मा जी का स्वागत है। तो ये अफवाहें उड़ी थी कि हो सकता है कि किसी मोहित जी, सिर्फ ये अफवाह थी या ब्रजभूषण शरण सिंह ने किसी सोची समझी सियासत के चक्कर में ये बात कही, क्या पहले से निर्धारित था? क्योंकि एक सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री का नाम उनकी जबान से अगर स्लिप हो जाए तो एक बड़ी बात मानी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नितेश जी, आपको बता दें कि जबान फिसलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को नहीं मानते, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है सिर्फ जो है हमारी केंद्र की सरकार, हम केंद्र को मानते हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में अगर कुछ कहा है, तो ब्राह्मण नेता की अगर बात की जाए तो इन्होंने जैसे कहा कि ब्रजेश पाठक के बारे में हमारे संजय जी ने बताया कि ब्रजेश पाठक की इतनी पैठ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उनको सारे ब्राह्मण या ठाकुर उनको जानते हो, या फिर अन्य दलित लोग जानते हो, या फिर अन्य जातियां उनको जानती हो। तो अभी ब्रजेश पाठक की इतनी पैठ उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। हालांकि अगर दिनेश शर्मा की बात करी जाए या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जाने माने चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं। तो इनमें से किसी को चुना जा सकता है या फिर ए.के. शर्मा को भी चुना जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि नीतीश जी, जैसे योगी आदित्यनाथ 2017 चुनाव के पहले ऐसा नहीं माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ सूबे का मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से उनका नाम आता है, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ब्रजेश पाठक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण कार्ड खेलेगी बीजेपी। ऐसा अब हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है, वो अगर दोनों उप मुख्यमंत्री को बदलती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से या दलित समाज से अब वो चेहरा तलाशेगी कि कैसे उनको जो उनके वो मतदाता है जो छिटक गए हैं इस चुनाव में, खासकर दलित मतदाता जो पूरे उत्तर प्रदेश में 21% है, और खासकर जो ओबीसी मतदाता है लगभग 42% है, तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे कार्ड खेलेगी और चुनाव तक सकता है इसके पहले कुछ ऐसी चीजें करेंगी जिससे माहौल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जाए। दूसरी बात रही कि ब्रजेश पाठक को लेकर आप बात करते हैं। ब्रजेश पाठक आप देखेंगे नीतीश जी की ऐसा कुछ भी ब्राह्मणों के लिए नहीं किया है, या वो अगर ब्राह्मण चेहरा की वजह से वहां पे उप मुख्यमंत्री बनाए गए तो आपको याद हो कि कोई ऐसी काम नहीं किया, क्या ब्राह्मणों को उन्होंने रोजगार दिला दिया, या ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कुछ अलग सा व्यवस्थाएं की, क्या वो ब्राह्मणों के साथ उस तरीके से सामंजस्य की स्थिति बना पाए जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि अभी उनके ऊपर विश्वास है लोगों को, वो भी दिल्ली के सहारे बैठे हैं कि अगर वहां से आदेश आएगा तो हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हमें नहीं होता हुआ दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ से बेहतर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। दोनों लोगों का इस पर हम चाहेंगे कि इसका मतलब जैसे आप लोगों की बातों से जो एक विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पत्रकारों की नजर में ये भाजपा के लिए उचित नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी प्रकार से छेड़ा जाए या उनके पद से उनको पदस्थ करने का प्रयास किया जाए। और उनका वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर इस बात की हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्रजेश पाठक आ सकते हैं तो ये भी संभव नहीं दिखा है। दोनों लोगों की राय मैं चाहूंगा आपकी। नितेश जी देखिए, ब्राह्मण कार्ड की अगर ये बात करते हैं संजय जी, तो ब्राह्मण कार्ड अगर ठाकुर और ब्राह्मणों की बात की जाए तो
शुरुआत से लेकर चला आ रहा, जिस पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण जाता है सरकार उसी की बनती है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं कि ठाकुर ब्राह्मण ही सरकार बनाते हो, चाहे मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि ब्राह्मण का नेतृत्व और ठाकुरों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुर अगर जिस पार्टी की तरफ तो फिर मोहित जी फिर अखिलेश यादव के पीडीए को बल कैसे मिल गया? देखिए, पीडीओ को बल इस वजह से मिला है कि अगर आपको बताया कि जैसे ये मायावती का जो वोट बैंक था, मायावती का वोट बैंक जो है आधा मायावती के पक्ष में गया और आधा समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दलित वोटर जो है उनके कामों से खुश नहीं था, इस वजह से दलित वोटर्स जो है इस बार समाजवादी पार्टी में आधा बढ़ गया और आधा जो है बसपा में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 21%, इन्होंने कहा कि 21% जो है दलित वोटर हैं, तो दलितों से भी इनका नुकसान हुआ है और उसके लिए बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है कि दलितों को किस तरह से अपने पाले में लाया जाए। तो ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के लिए विशेष कार्य करके बीजेपी हमेशा हाशिए पर आ जाती है? क्योंकि जब भी इनके कोई कार्यक्रम होते हैं तो देखिए, जैसे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, फिर दलित समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, और इन्हीं सबके बीच में इन्हीं के नेताओं का संविधान वाला बयान आता है, जिससे सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग ही नाखुश हो जाते हैं और वो रिवर्ट में इनको जो पारितोषिक देते हैं वो हम सभी के सामने। संजय जी, अभी नीतीश जी, आपने देखा कि कौशल किशोर जी वो डीपीए यात्रा निकालने जा रहे हैं पीटीए को देखकर जी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अखिलेश यादव ने इसका नारा दिया, उनको खूब फायदा भी, वो लोग सोच रहे हैं। तो कौशल किशोर ने क्या काम किया कि अब डीपीए निकालेंगे, दलित पिछड़ा अगड़ा। तो कहीं ना कहीं तो उनको लग रहा है कि हमसे जो हमारा वोट है, जो हमारा मेन वोटर था 2014 के बाद, जो मायावती से छिटक कर हमारे पाले में आया था, वो हमसे छिटक कर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बीच में चला गया है। तो उसको लाने के लिए इनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वो चाहे बड़ा चेहरा लाना पड़े दलित समाज से। हालांकि इनके पास चेहरे हैं दलित समाज से, असीम अरुण है और कई सारे लीडर्स हैं। असीम अरुण की भी बात आपने की, AK शर्मा की भी बात की। अगर इन दोनों लोगों की बात करें तो ये दोनों ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। राजनीति में आए, इन्होंने अफसरशाही से संन्यास लिया। राजनीति कितना सफल मानते हैं कि आने वाले समय में अगर इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई विचार करती है? क्योंकि सामने फिर हमारे पास ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, और निश्चित ही केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। वो बात अलग है कि उनको भी कई जगह पर नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसको लेकर अगर देखा जाए, तुलनात्मक एक अध्ययन किया जाए, केशव प्रसाद मौर्य इज इक्वल टू असीम अरुण एंड AK शर्मा। जी नितेश जी, एक बात आप साफ तरीके से सुन लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि ब्रजेश पाठक ने अपने समाज ब्राह्मणों के लिए ऐसा कुछ भी योगदान नहीं दिया है कि जिससे ब्राह्मण समाज के वो अगुआ कहे जाए। इस सेम कंडीशन है केशव प्रसाद मौर्य के साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोई मौर्य समाज के साथ या ओबीसी समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी समाज की हमेशा बात करती हैं, पटेल को लेकर चलने की कवायद करती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी पटेलों को लेकर, छिटक गए उनके वोट। कहाँ मिले उनको? अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई थी, इसलिए अब वो लगातार योगी सरकार पे हमलावर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोचते हैं, राजनीति को बारीकी से समझते हैं, वो समझ गए हैं कि हमें कब कहाँ किसके साथ जाना है। संजय जी, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए सभी पार्टियां तो करती हैं कि जो है ब्राह्मण ठाकुरों के लिए किया जाता है, हर बार जो है ब्राह्मण और ठाकुर जो है सरकारें बना देते हैं, लेकिन ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए किया क्या जाता है? वो तो बेचारे बीच में पिसते रहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मण समाज जो है, जो अगड़े की आप बात कर रहे हैं, अगड़ा समाज को इसलिए वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है, हम कहाँ जा सकते हैं। वो ज्यादातर ये नहीं सोचते कि कौन सी पार्टी को, उनको रिजर्वेशन भी नहीं मिलता उस तरीके से, तो वो रिजर्वेशन को लेकर या और छोटी छोटी चीजों को लेकर नहीं लड़ते। उनके समझ में जो आ गया कि हमारा नेतृत्व ये पार्टी कर सकती है, हम इनके साथ जाएंगे तो फायदा रहेगा, ये हमारे खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, वो उनके साथ हो लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया तो अगड़ों के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की, ऐसी चीजें नहीं की कि वो उनसे नाराज दिखे। हाँ, टिकट उकट को लेकर कहीं कुछ नाराजगी दिखी, जैसे कुंडा में दिखा, प्रतापगढ़ में दिखा, कौशाम्बी में दिखा, जौनपुर में दिखा, कई सारी जगह पे आपको दिखा होगा इस तरीके का। पूर्वांचल में खासकर एक वो बनाने की कोशिश की गई। ठाकुर जो क्षत्रिय समाज के लोग थे वो गुस्सा भी हुए सरकार से भी, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी ये जानती है कि जो अगड़े हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं मुसलमान और यादव, और मायावती के जो कोर वोटर माने जाते थे वो दलित समाज के लोग माने जाते थे। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो रहे हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इधर उधर। हाँ, तो लेकिन इन्हीं के बीच में अगर देखा जाए, मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर RSS का हाथ है क्या? क्योंकि RSS के विमुखीकरण की भी बहुत सामने बात आ रही थी,
लोगों का यहां तक दावा है कि आरएसएस के थिंक टैंक ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की या आरएसएस की सुनी नहीं गई, इसलिए यूपी में बड़ा नुकसान हुआ। लोगों का यह भी दावा था कि योगी आदित्यनाथ ने तमाम नाम बदलने की बात कही थी, वो भी सुने। हालांकि ये दावे कहीं ना कहीं कार्यालय के अंदर ही बंद होकर रह गए, बाहर तो ऐसी कोई पुष्ट बात आई नहीं। तो क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो क्या आरएसएस भी पूरी तरीके से नाराज हो जाएगी, या आरएसएस की नाराजगी का कारण ही यही है कि बार बार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल या निशान उठ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे दोनों में? जी बिल्कुल नीतीश जी, आप माने या ना माने, कोई माने ना माने, लेकिन मेरा जो अपना समझ है, मैं ये जानता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी का कद बढ़ा है। क्योंकि लोग कह रहे थे और सूत्रों के हवाले से सब पता चला कि योगी आदित्यनाथ ने जो सेंटर में बैठे लोग थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश से 36 लोगों की लिस्ट भेजी थी कि इन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। इन लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो यहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि योगी को पता था कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है, हम किन मुद्दों के सहारे यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, किन चेहरों के बल पे हम चुनाव यहाँ जीत सकते हैं। लेकिन कुछ गुटबाजी के कारण, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ के जो 36 लोगों का उन्होंने नाम भेजा, उससे जो वरिष्ठ लोग थे पार्टी के, वो उससे सहमत नहीं हुए, खासकर अमित शाह और जो टिकट जेपी नड्डा, जो इस तरीके के बातें कर रहे थे, जो टिकट खुद दे रहे थे, तो उनके संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए बीजेपी को नुकसान हुआ। अब आप देखें कि उत्तर प्रदेश में 2-3 फैसले ऐसे हुए जिससे माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अब, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी से थोड़ा सा अब डर वाला जो उनके अंदर व्यवहार था, लोग कह रहे थे कि वहां से आदेश लेना पड़ेगा, अगर आपको उत्तर प्रदेश में कुछ करना है तो केंद्र में जाना पड़ेगा, केंद्र से मोदी, बिल्कुल निडर होकर काम कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से निडर होकर फैसले ले रहे हैं, निडर होकर अपना काम करें। तो इसके पीछे आप कह सकते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत के तौर पर आने वाले समय के लिए योगी आदित्यनाथ को चुन लिया है? जी बिल्कुल नितेश जी, आपको बता दें कि मोदी जी को आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी अगर कोई वो संबोधित करते हैं या कहीं भी सीएम जाते हैं और पीएम भी वहां पर मौजूद होते हैं, तो पीएम बिल्कुल जो है बगल में बैठाते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीएम का जो कद है योगी आदित्यनाथ का, उनका बढ़ाया है और दिल्ली में उनको बैठाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी ने उनका एक कद बढ़ाया है। और बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो शायद इस बार का जो इस बार की उनकी जो सोच है दिल्ली तक पहुंचाने की, तो कहीं ना कहीं वो एक हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। चलिए चंद शब्दों में आप लोगों का जवाब ले लेता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ 2027 के लिए यूपी से चेहरा नहीं होंगे तो क्या कोई और चेहरा हो सकता है? क्या कुछ इसके राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाने पड़ सकते हैं? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ संक्षेप में अलावा कोई नया चेहरा आता है तो 101% है कि बीजेपी को यहाँ भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और उसकी सरकार भी यहाँ से जा सकती है। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर लोगों का भरोसा कायम है, वो चाहे अखिलेश यादव को लेकर हो, चाहे मायावती को लेकर हो। खास कर अगर इन तीनों चेहरों की बात की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, तो इन तीनों लीडरों की, अगर मुख्य लीडरों की बात की जाएगी, अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ का, तो आज भी अगर उस चेहरे पे बात होगी तो योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। मोहित जी, संजय जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अभी अफजाल अंसारी ने भी यही कहा कि अगर जो 33 सीटें बीजेपी लेके आई है तो वो योगी आदित्यनाथ के बल पर लेके आई है, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेके आई है। अगर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब आप लोगों की बातों का अगर विश्लेषण का निष्कर्ष निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि सूबे के दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर तो एक बार दांव खेला जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और आप देख रहे होंगे नीतीश जी की लगातार योगी आदित्यनाथ अब निर्भीक होकर फैसले ले रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि दयाशंकर मिश्रा पहले मुख्य सचिव थे, उन्होंने मनोज सिंह को बना लिया। पहले गुजरात से फैसले होकर आते थे उत्तर प्रदेश में कि ये बनेंगे, ये इनको पद दिया जाएगा, इस तरीके से उन पर निगरानी रखी जाती थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। और वो समय दूर नहीं कि योगी आदित्यनाथ का अब बम बोलेगा पूरे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के। जहां तक हमें लग रहा है क्योंकि अमित शाह अब बैकफुट पे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत सारे फैसले लिए जिसका नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, और वो बहुमत से बहुत दूर रह गए। तो देखिए, ये हमारे तमाम प्रबुद्ध साथियों की जो चर्चाएं थी, जिसपे तमाम निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष की अगर हम विश्लेषण करें तो इस पे साफ तौर पर यह बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की सुगबुगाहट दिख तो रही है, लेकिन वो सुगबुगाहट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं, बल्कि उनके बराबर में उनके साथ बैठे, उनका साथ दे रहे शासन में 2 डिप्टी सीएम को लेकर है। देखने वाली बात यह होगी कि
इसमें ब्राह्मण चेहरे को हटाया जाता है या ओबीसी वर्ग के चेहरे को हटाया जाता है, इन दोनों जगहों को लेकर किस तरीके से सामाजिक जो भी जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये सभी बातों का जो पूरा अवधारणा है, इन बातों की जो भी आधार है, वो सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर यह चर्चा है। अनादि टीवी पर इस प्रकार की जो भी चर्चा का आशय है वो सिर्फ इन लोगों के निष्कर्ष के आधार पर होती है, जिसमें इस बात की चर्चा की जाती है क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। लेकिन 2027 से पहले एक बार फिर उपचुनाव होने, इसमें अगर योगी आदित्यनाथ अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तब संभवतः निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व, देश और राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ ना कुछ तो विचार करेगा। हालांकि जिस भी प्रकार से तिकड़ी को लेकर चर्चा चल रही थी, इस पर आपका कुछ सोचना है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।